गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आज रासायनिक बल गतिकी की तीसरे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम अभिक्रिया की दर लिखते हैं तो अभिक्रिया की दर बराबर होता है वेग नियतांक गुणे अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो इस व्यंजक को मतलब अभिक्रिया की दर बराबर वेग नियतांक गुणे अभिकारकों की सांद्रताओं का जो गुणनफल, ये जो इक्वेशन बना, जो समीकरण बनता है, जो व्यंजक बनता है, इसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक कहते हैं। और इस वेग नियम व्यंजक में जो सांद्रताएं हमने इस्तेमाल की है अभिकारकों की, उन सांद्रताओं पर जो घात है, उन घातों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें मिलती अभिक्रिया की कोटि। हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, इवन इनफाइनाइट भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः अभिक्रिया की जो कोटि होती है, ज्यादातर अभिक्रियाएं या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं, या तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी होती हैं। इसके अलावा फ्रैक्शनल ऑर्डर के भी रिएक्शन होते हैं, उनकी जहां पर जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम समझेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं को चार भागों में विभाजित किया गया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इन चार अभिक्रियाओं में से हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताया था कि अगर किसी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर ना करता हो तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा बताया था कि अगर किसी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित किसी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है। भाई दो अभिकारक हो सकते हैं, तीन अभिकारक हो सकते हैं, है ना, लेकिन किसी एक ही अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी, तो इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आइए अब आज चर्चा करते हैं। हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और इसके क्या उदाहरण हैं। तो देखिए बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जाहिर सी बात है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह ही होती है, लेकिन इसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो किसी एक अभिकारक नहीं, किन्हीं दो अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करती है। किन्हीं दो अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करती है, या किसी एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर, सेकेंड पावर पर निर्भर करती है। तो दो कंडीशन है, या तो अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित दो अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करता हो, या अभिक्रिया में उपस्थित किसी एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करता हो, तो इसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखा हुआ है, जब किसी अभिक्रिया की दर किसी दो अभिकारक की सांद्रताओं की प्रथम घात पर या किसी एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात पर निर्भर करता है तो इसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दो उदाहरण हमने दिए हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन हाइड्रोजन और आयोडीन में होता है, तो इसमें अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके दो अणु इस्तेमाल हुए हैं, तो अभिक्रिया की दर HI की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करेगा, इसलिए यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई। इसी तरह इथाइल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल बनता है। इसमें अभिक्रिया की जो दर है वो इथाइल एसीटेट की सांद्रता के प्रथम घात पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता के प्रथम घात पर, दो अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर कर रहा है, तो यह भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। ये घातों को जोड़ देते हैं,
यह हमने आपको पहले ही बताया था। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर 3 अभिकारकों की सांद्रताओं की प्रथम घात पर, है ना, इसमें 2 अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर था, इसमें 3 अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर, या एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर और दूसरे अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात पर। तो 2 + 1 3 हो गया ना, है ना, या किसी एक ही अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करे। ये तीन तरीके दिए हैं, या 3 अभिकारक हो तो तीनों की सांद्रता के प्रथम घात पर, या किसी एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर और दूसरे अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर, या किसी एक ही अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करता है, तो इसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिएक्शन जो पहला वाला तरीका है और जो लास्ट वाला तरीका है, ये देखने को नहीं मिलता जल्दी, कि ज्यादातर तृतीय कोटि की अभिक्रिया दूसरे क्लास की होती हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण देता हूं मैं। जैसे देखिए FeCl2 और 2SnCl4 या SnCl2 ले लीजिए, इसको FeCl3 ले लीजिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 2FeCl2 में परिवर्तित हो जाता है और ये SnCl4 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया की जो दर है, वेग स्थिरांक FeCl3 के द्वितीय घात पर और SnCl2 की प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो द्वितीय घात और प्रथम घात दोनों मिला के हो गया 3। तो अभिक्रिया की कोटि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा देखिए, NO गैस है, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है और NO2 गैस बनाती है। बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2, यहां पे 2 आएगा। तो यहां भी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के दूसरी घात पर और ऑक्सीजन की प्रथम घात पर निर्भर करेगा। तो 2 घात इसका और 1 घात इसका, तो कितना हो गया? 3 घात, है ना। नोट कर लीजिए इसको। बस, तो ये हमने आपको बता दिया अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया को क्या किसे कहेंगे, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हमको पता हो गई। हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया किस कोटि की है। तो अब देखिए, जैसे अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चंस में समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि को कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन लिया
अभिक्रिया NO प्लस Cl2 NOCl में NO की सांद्रता दो गुनी करने पर अभिक्रिया की दर भी दो गुनी और दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं को दोगुना करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखो, अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, NO और Cl2। तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया की दर NO की सांद्रता पर निर्भर करेगी और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करेगी। लेकिन NO की सांद्रता पर घात क्या होगा और Cl2 की सांद्रता पर क्या घात होगा, यह हमको समझना है, यही हमको ज्ञात करना है। तो माना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माना अभिक्रिया की जो दर है, ये क्या होता है, अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक क्या होता है, अभिक्रिया की दर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इनटू NO की सांद्रता पर निर्भर करेगा और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा। हमको पावर नहीं पता तो हम इसकी पावर x मान लेते हैं, इसकी पावर y मान लेते हैं, ठीक है। और ये हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। दर को हम यहां पे लिख दे, R से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि NO की सांद्रता को दोगुना करना है, तो ये R1 मान लीजिए। R1 मतलब अभिक्रिया की दर भी दोगुनी, सांद्रता को दोगुना किया तो अभिक्रिया की दर भी दोगुनी हो जाती है, मतलब R1 बराबर 2R, पहले का दोगुना, और K तो K रहेगा, केवल NO की सांद्रता को दोगुना कर दिया गया है, पावर x रहेगा। Cl2 की बात नहीं किया है तो Cl2 वैसा ही रहेगा। ये समीकरण नंबर 2। फिर आगे कह रहा है कि दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं को दोगुना करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। तो R2 का मान पहले से 8 गुना 8R, और सांद्रताओं में NO को भी दोगुना किया गया और Cl2 को भी दोगुना किया गया। यह समीकरण नंबर 3। अब इन 3 समीकरणों की सहायता से हमें अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है, अभिक्रिया का कोटि ज्ञात करना है, ये x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, एक काम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। समीकरण 1/2 ये कर दे तो ये R और ये 2R, K से K कट जाएगा, NO की पावर x और 2NO की पावर x, NO और ये 2NO की पावर x, और Cl2 ऊपर भी और Cl2 नीचे भी, टू द पावर y। तो देखो, जब ये Cl2 कट गया, ये NO से NO कट गया, 1/2 बचा, इधर भी R से R कट गया, 1/2 बचा।
तो इधर बचा 1/2, इधर भी 1/2 की पावर x और इधर 1 की पावर y। तो 1 पे कोई भी पावर लगाएंगे 1 ही रहेगा ना, तो ये इंटू 1। तो इसको देखिए आगे लिख सकते हैं ऐसा, ये 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और इधर है 1/2 की पावर x। तो x का मान कितना आया, 1 आया कि नहीं। मतलब कि NO के लिए अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अब ऐसे ही y का मान निकालते हैं। y का मान समीकरण 1 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 को 3 से डिवाइड कर दें तो यही r, और ये हो जाएगा 8r, k से k कट गया, NO/2NO, NO/2NO की पावर x और Cl2/2Cl2 की पावर y। तो ये NO से NO, Cl2 कट गया, ये R से R कट गया, तो 1/8 बचा, ये 1/2 की पावर x और यहां भी 1/2 की पावर y। x का मान निकाल चुके हम लोग, तो ये 1 हो गया। तो 1/8 1/2 इंटू 1/2 की पावर y। 1/2 को उधर भेजेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2/8 हो जाएगा, यानी 1/4 बराबर 1/2 की पावर y। अब देखिए 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 की पावर y है, तो y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया 2। तो यानी क्लोरीन के लिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। तो अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक NO की पहली घात पर और Cl2 की दूसरी घात पर निर्भर करेगा। यानी अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, 2 + 1 है ना। तो कोटि जो होगी 1 + 2 = 3, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। समझ में आया। नोट कर लीजिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस बार अभिक्रिया बदल दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभिक्रिया कोई भी हो। 4NH3 5O2 4NO 6H2O में अमोनिया की सांद्रता, अमोनिया की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी, और दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं दोगुना करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल वैसा ही ये यहां पर अमोनिया हो जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा। x घात पर y घात पर। तो अमोनिया की सांद्रता को दोगुना किया गया है,
NOO2, लेकिन ये 8 गुना की जगह कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो वही काम करना है, समीकरण एक को 2 से और फिर एक को 8 से 3 से डिवाइड कर देना है ना। तो पहले एक को 2 से डिवाइड करें तो ये R/2R हो जाएगा। ये NO की जगह पर यहां पे आ जाएंगे अमोनिया, और Cl2 की जगह पर आ जाएगा O2। O2/O2 कट गया, अमोनिया से अमोनिया कट गया, 1/2 वही चीज बना। तो X का मान यहां पे 1 आ जाएगा पहले की तरह। अब बदलाव यहां पर है, यहां पे 4 गुना हो जाता है। यहां पे 4 गुना हो जाता है। अमोनिया की सांद्रता को 2 गुना किया गया है और ऑक्सीजन की सांद्रता को भी 2 गुना किया गया है। तो अमोनिया से अमोनिया कैंसिल हो गया और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। तो 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर y, और यहां पे आ गया 1/4। ठीक है। अब यहां देखिए, एक x की पावर 1 है, x की वैल्यू, तो 1 रखेंगे तो 1/2 ही रहेगा, और 1/2 की पावर y। तो अब यहां पे देखिए, जब 2 को इधर भेजेंगे तो 2 से गुणा होगा, तो 1/2 हो जाएगा यहां पे 1/2, तो 1/2 की पावर 1, तो y का मान भी 1 आएगा। तो अभिक्रिया की दर अमोनिया की भी सांद्रता की प्रथम घात पर और ऑक्सीजन की सांद्रता के भी प्रथम घात पर निर्भर करेगा। तो 2 + 1 + 1 = 2। अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। नोट कर लीजिए, इस तरह से अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की दर के आधार पर ज्ञात करते हैं। यहां पे भी अमोनिया कर लीजिए, अमोनिया और ऑक्सीजन हमने उसी में बना दिया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेंगे, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं के आधार पर। अब आइए बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि में आगे क्या चीजें होंगी। जैसे वेग स्थिरांक, हर कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान अलग अलग आते हैं, और इसको समाकलन की सहायता से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से। इसीलिए रेट कांस्टेंट को इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट कहते हैं, यानी समाकलित वेग स्थिरांक। तो आइए अब बात करते हैं समाकलित वेग स्थिरांक के बारे में।
अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, ये मान लीजिए कि जैसे एक अभिकारक A है, ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो जब समय 0 होगा तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है और उत्पाद की सांद्रता उस समय 0 है। जब समय t हो गया, कुछ समय बीत गया, कुछ उत्पाद भी बन गया, तो इसका x मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रारंभिक मात्रा A है और अंतिम मात्रा अभिकारक की A माइनस एक्स है। तो देखें, अभिक्रिया की जो दर है वो होगा dx अपॉन dt। सांद्रता में परिवर्तन देखिए, x माइनस 0 तो x बटे डेल्टा टी है ना, तो उसको बहुत छोटा कर दिया जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट यूज कर लिया जाए। हमने आपको बताया था तात्क्षणिक दर, तो तात्क्षणिक दर में डी टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये समानुपाती होगा जो अभिकारक की मात्रा है a माइनस एक्स के अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहां से देखें dx अपॉन dt, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा a माइनस एक्स। इस k की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, यही समाकलित वेग स्थिरांक होगा। अब एक काम करिए कि dt को उधर ले जाइए और a माइनस एक्स को इधर ले आइए, तो dx अपॉन a माइनस एक्स k इंटू dt। कुछ इंटीग्रेशन रूल मैं आपको इसमें बताऊंगा, इंटीग्रेशन के कुछ नियम। अब यहां देखिए, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, चिन्ह है इंटीग्रेशन का, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो यहां देखिए, मान लीजिए, माना a माइनस एक्स बराबर t, मान लेते हैं t है, a माइनस एक्स का मान t के बराबर है। तो ये देखें, इस दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें, डी अपॉन डी एक्स ए माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स डी अपॉन डी एक्स टी। तो ये नियतांक है भाई, प्रारंभिक सांद्रता है। प्रारंभिक सांद्रता स्थिर होती है, नियतांक होती है। तो ये जब किसी नियतांक का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसका मान आता है 0, है ना। और ये dx अपॉन dx तो 1 हो गया, और ये dt अपॉन dx, तो dx को इधर ले आए या कोई भी ले जाए तो dx का मान होगा माइनस dt। अब इस तरफ देखें, इस तरफ पूरा dx की जगह रखें, इंटीग्रेशन लगा लें, dx की जगह रख दीजिए माइनस dt, तो माइनस बाहर, dt और a माइनस एक्स का मान t है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt, और ये इंटीग्रेशन करने पर kt आएगा और प्लस समाकलन नियतांक c कहते हैं, है ना। ये देखो, एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx का मान होता है log बेस e x। तो 1 अपॉन टी dt है, 1 अपॉन टी dt है, तो 1 अपॉन टी dt का मान क्या होगा, log बेस e t, तो माइनस log बेस e t, kt प्लस c। नोट करिए, ठीक है, log बेस ई टी के टी प्लस सी।
और ये t क्या माना था आपने, t बराबर a माइनस एक्स माना था, तो माइनस a माइनस लॉग बेस e उधर लिख दे रहे हैं। देखिए लॉग बेस ई ए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब देखिए यदि t बराबर जीरो है, यदि t बराबर जीरो है तो t अगर जीरो है तो प्रारंभिक सांद्रता ही होगी x जीरो हो जाएगा, यानी a माइनस एक्स का मान किसके बराबर होगा, a के बराबर। जब समय जीरो था तब केवल a था ना, a माइनस एक्स तो था नहीं, तो a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, a माइनस एक्स की जगह रखेंगे a। तो इसी सूत्र से माइनस लॉग बेस ई ए के टी का मान जीरो हो गया इक्वल टू सी, सी का मान ज्ञात हो गया, तो सी का मान इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग बेस ई ए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा प्लस में, तो के का मान क्या होगा 1 अपॉन टी, टी उधर चला जाएगा, लॉग बेस ई ए ये पॉजिटिव में होगा, माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स। बताइए अब माइनस लॉग की प्रॉपर्टी तो a बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर बटे में होता है तो घटा देते हैं, गुणे में होता है तो जोड़ देते हैं, तो यहां घटाया गया है तो इसका मतलब बटे में होगा। तो ये देखिए k का मान हो गया 1 अपॉन टी लॉग बेस ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। बेस ई को बेस 10 में अगर परिवर्तित किया जाए तो एक कांस्टेंट आता है 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का मान है। आया बात समझ में? पहले नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। ये चीजें हमने कंसीडर की हैं, माना है, और ये सूत्र होता है। ये अभिक्रिया की दर थी, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो सांद्रता कितनी बची थी a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स की प्रथम घात के समानुपाती था। समानुपाती का निशान हटाएंगे, k आएगा, वेग स्थिरांक, a माइनस एक्स को इधर ले आए और dt को उधर ले गए, ये हो गया। अब दोनों तरफ समाकलित कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। तो इंटीग्रेशन जब दोनों तरफ किया तो हमने ये मान लिया कि a माइनस एक्स जो हमने इस्तेमाल किया है उसका मान t है, ये हमने मान लिया। तो अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लें, अवकलन कर लें, तो a d अपॉन डी एक्स ए माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स टी। तो a कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो शून्य होता है, और ये dx अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, dt अपॉन डी एक्स बचा, तो ये dx को इधर ले आएंगे, माइनस डी एक्स बराबर dt, या dx बराबर माइनस dt। तो यहां देखिए इस सूत्र में dx की जगह पर रखा माइनस dt, माइनस बाहर आ गया और बचा 1 अपॉन ए माइनस एक्स, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स को माना था t। अब उस सूत्र के हिसाब से लॉग बेस ई टी होना चाहिए, तो ये लॉग बेस ई टी हो गया, माइनस पहले से था, और इसका अवकलन जो है वो के टी प्लस अवकलन का नियतांक है ना। अब यहां पे देखिए टी का मान हमने रख दिया, टी का मान रख दिया, कितना था a माइनस एक्स रख दिया, समीकरण नंबर 1 बन गया। और हम अगर मान लीजिए समय जीरो है
तो a माइनस एक्स उस समय कितना होता, a होता, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता। तो a माइनस एक्स की जगह पे a रख दिया, k इंटू 0 बराबर 0 हो गया, तो बचा क्या, c। तो c का ये मान हो गया, उसको उसी में समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो ये हमने यहां पर मान रखा, इसको इधर ले आएंगे और kt में से t को इधर ले आएंगे। तो k में t से गुणा किया गया, उधर ले जाओगे 1/t हो जाएगा, ये इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा, तो log बेस ई a माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स। ऋण का निशान है तो इसका मतलब दोनों को भाग दिया जाएगा, a और a माइनस एक्स को। बेस ई को बेस 10 में परिवर्तित करेंगे तो 2.303 से गुणा कर देंगे। तो ये इसका समाकलन वेग स्थिरांक का मान होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। उम्मीद है समझ में आया सबको। इसको और बढ़ा सकते हैं आगे, और भी चीजें इसमें हम जान सकते हैं, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ और चीजें बताते हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और, इस टी को इधर रखें तो ये केटी होगा। तो ये इस सूत्र से लॉग बेस ई a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या था, केटी था। ठीक। अब जैसे आप लिखते हो लॉग बेस 10 की पावर 10 इक्वल्स टू 1 या 100 ले लें, 100 इक्वल्स टू 2, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। तो इसका एक मतलब है कि ये जो बेस है इस पे ये पावर लगाओगे तो ये वैल्यू आएगी। तो यहां बेस ई है, पावर केटी लगाएंगे तो ये मान आएगा। तो a अपॉन a माइनस एक्स का मान क्या आएगा, e टू द पावर केटी। तो a माइनस एक्स अपॉन a का मान क्या आएगा, उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने का मतलब e टू द पावर माइनस केटी। ठीक है। अब देखिए आगे, इसको 1 माइनस एक्स अपॉन a लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस केटी। 1 को उधर भेज दें तो x अपॉन a का मान 1 माइनस ई टू द पावर माइनस केटी। तो x का मान वियोजित मात्रा a 1 माइनस ई टू द पावर माइनस केटी। तो ये x का मान भी हमको डायरेक्ट समीकरण से मिल जाएगा। एक और चीज इसमें पूछी जाती है, अर्ध आयुकाल। देखिए अर्ध आयुकाल का मतलब किसी भी अभिक्रिया में लगा वह समय, जितने समय में प्रारंभिक जो अभिक्रिया है वो 50% पूर्ण हो जाए, अभिक्रिया 50% यानी आधी पूर्ण हो जाए, है ना। तो जितने समय में किसी अभिकारक की आधी मात्रा विघटित हो जाए अर्ध आयुकाल कहलाता है।
मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रारंभिक मात्रा a थी। अब अगर समय अर्ध आयु काल के बराबर है तो जो अंतिम मात्रा होगी वो प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी। तो उस समीकरण से देखें, उस समीकरण के हिसाब से देखें 2.303 टी हाफ a अपॉन a बाई 2, या टी हाफ को इधर ले लें तो वो k हो जाएगा। टी हाफ 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a अपॉन a बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा, लॉग 2। तो इसका मान होगा 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 2। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010 बटे k। इसको गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा कर लेते हैं तो टी हाफ का जो मान आएगा वो 0.6932 बटे के, ये गुणा करने पर मान प्राप्त होता है। मतलब पूरी तरह से अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पूरी तरह से क्या है, नियतांक है। ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ भी बता देते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया शुरू की है तो पूरा खत्म कर देते हैं। ग्राफ में देखें 2-3 ग्राफ बनते हैं। जो पहला ग्राफ बनता है वो अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता की प्रथम घात है तो सांद्रता की प्रथम घात लेंगे। देखिए सांद्रता की प्रथम घात अभिक्रिया की दर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ये इस तरह से जो ग्राफ मिलेगा वो प्राप्त होगा। ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ समाकलन वेग नियतांक से, समाकलित वेग नियतांक से। तो समाकलित वेग नियतांक में जो लॉग, ये वेग नियतांक का सूत्र था केटी, पूरा अगर लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखें तो केटी अपॉन 2.303 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 a माइनस लॉग बेस 10 a माइनस x। तो लॉग बेस 10 अंतिम मात्रा को बराबर कितना होगा, लॉग बेस 10 a माइनस x का मान कितना होगा, ये होगा इतना माइनस इतना, या माइनस केटी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस a, लॉग बेस 10a। तो ये y, ये mx और ये c, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। तो y इक्वल्स टू, इसको yh पर m देखो जो कांस्टेंट है वो m है, k कांस्टेंट है, 2.303 कांस्टेंट है, और वेरिएबल जो बदल सकता है वो समय है। तो x का मान क्या होगा, समय। तो x अक्ष पर समय को ड्रॉ करेंगे, y अक्ष पे इसको ड्रॉ करेंगे, तो जो ग्राफ मिलेगा वो इसके लिए काम करेगा। देखिए किस तरह का ग्राफ मिलता है। ये देखें दूसरा ग्राफ, y अक्ष पर और इधर बना लेते हैं, इधर समय और y अक्ष पर लॉग बेस 10 a माइनस x। तो ये देखिए ये m का मान नेगेटिव है, माइनस k अपॉन 2.303। तो नेगेटिव स्लोप में इस तरह से ग्राफ बनता है।
क्योंकि ये एंगल जो है वो थीटा 90 अंश से अधिक हो जाएगा और जो टेंजेंट होता है वो m का मान -k/2.303 है, जो कि होता है tan थीटा। तो थीटा का मान ये नेगेटिव तभी आएगा जब थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा। तो 90 अंश से अधिक है इसलिए नेगेटिव स्लोप में आएगा। ये जहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो मान होगा log बेस 10a और m का मान हमने आपको बता ही दिया। तो ये दूसरा ग्राफ है। और तीसरा ग्राफ अर्ध आयुकाल से, अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच प्लॉट किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पूरी तरह नियतांक है, कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं है। तो अगर यहां पे टी हाफ लें और यहां पे प्रारंभिक सांद्रता लें, या प्रारंभिक सांद्रता को बदलना है, टी हाफ को इधर बाई एच पे ले लो और प्रारंभिक सांद्रता को इधर, तो ये स्ट्रेट लाइन, चाहे जितना बढ़ाइए प्रारंभिक सांद्रता, टी हाफ के मान पे परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आज हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अगली क्लास पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ये डेरिवेशन समझ में आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपकी बोर्ड की परीक्षा हो, कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। आपको सूत्र पता होना चाहिए कि जो वेग नियतांक का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है वो कितना होता है, ग्राफ कौन कौन से होते हैं, अर्ध आयु काल का मान कितना होता है। इन्हीं से आप प्रश्न अपने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो डेरिवेशन नहीं समझ में आया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझ में आना चाहिए कि अर्ध आयु काल वाला कैसे आया, उसका सूत्र वो कैसे ये प्रारंभिक सांद्रता पर, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर अर्ध आयु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निर्भर नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। तो न्यूमेरिकल्स जब हम इस पे अगली क्लास में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन आपको जो है बेल आइकन में जब आप प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन होगा, तो जिसमें नोटिफिकेशन वाला, वाइब्रेशन वाला बेल आइकन बना होगा उसको प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।